एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमी। ठीक है, ये लेक्चर नंबर हमारा 25 है। इससे पहले हम लोग 24 लेक्चर्स इकोनॉमी के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखे वो वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। बट स्टार्ट करने से पहले आप में से काफी लोग हैं जो मेरे से बुक्स रिकमेंडेशन वगैरह पूछते हो। तो देखो, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन जस्ट शुरू की है और कुछ कोई आइडिया नहीं है दूर दूर तक कि कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, बिल्कुल कोई बुक लिस्ट प्रिपेयर नहीं की है आप लोगों ने, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एकदम सब्जेक्ट वाइज मैंने मेंशन कर दिए हैं सारी बुक्स। साथ ही मैंने इस वीडियो में टैग भी कर दिया है बुक्स को, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। लेकिन अगर आपने अपनी बुक लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है कि मुझे आर्ट एंड कल्चर के लिए ये पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए ये वाली किताब पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए ये वाली किताब पढ़नी है, तो उसको छेड़छाड़ मत करना। क्योंकि अगर एक बार आपने अपने रिसोर्सेज तय कर लिए कि मुझे ये पढ़ना है तो वही फिक्स रहने देना। समझ में आया? चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो, कोई आइडिया नहीं है कौन से सब्जेक्ट के लिए मुझे कौन सी बुक्स लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप इन बुक्स को चेक करना। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साथ ही मैंने टैग कर दिया है। ठीक है, और आप में से काफी लोग मुझसे नोट मेकिंग ऐप वगैरह भी पूछते हो, तो देखो मैं गुड नोट्स का यूज करती हूँ नोट्स बनाने के लिए, और क्या कहते हैं फ्री नोट्स का यूज करती हूँ। बस मैं ये दो ही एप्लीकेशन है जिनका इस्तेमाल करती हूँ नोट बनाने के लिए। एंड आईपैड 10th जनरेशन है जिसका मैं यूज करती हूँ। तो जो भी चीजें मैं यूज कर रही हूँ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो देखो, हमने लेक्चर नंबर 24 में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, सारे इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ हम लोगों ने समझा था, राइट। आज हम लोग, हमारा एक टॉपिक था जो नहीं हो पाया था, वो था ये, दो टॉपिक था एक्चुअली। एक है हमारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को समझो ना, तो देखो हर एक देश में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ना ज्यादा होते हैं। ठीक है, इंडिया में जो वो एज ग्रुप है ना वो यंग जनरेशन का है। समझ में आ गया? यंग जनरेशन इन द सेंस कि आपके यहाँ पे 21 से लेके 40 इयर्स वाले जो लोग है ना वो लोग ज्यादा हैं। ठीक है, अब जिस इकोनॉमी में यंग जनरेशन ज्यादा है यानी कि वो इकोनॉमी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है ना इसमें यंग लोग बहुत ज्यादा है। तो यंग लोग ज्यादा है, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, राइट। अब हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है लेकिन हमारी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जिसके कारण हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक देखने को मिलती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, किस तरीके के हैं। अब हो सकता है कि किसने बहुत मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो और पता नहीं क्या क्या डिग्री ले रखी हो, लेकिन लास्ट में वो ऐसा काम कर रहा है डिलीवरी बॉय का, या कोई ऐसा जो मतलब उसकी स्किल्स के साथ मैच नहीं खाते हैं। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इस तरीके की अभी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास। अब वो ऐसी जॉब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली होंगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारा स्ट्रक्चर है इंडिया का। ठीक है, अब बात ये है कि गवर्नमेंट को भी, अब क्योंकि यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, गवर्नमेंट को भी यंग टैलेंट को यूटिलाइज करना है। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि अनएम्प्लॉयड रहे लोग, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट को लेके ना कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो लेके आती रहती है। ठीक है, तो देखो, एक तो होता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोगों को काम मिले। दूसरा क्या होता है, कुछ लोग आपके ऐसे मानो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब इंसान जो है उसको बेयर मिनिमम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट अपना नाम लिखना जाने, अपना सिग्नेचर करना जाने, एटलीस्ट ये बेयर मिनिमम क्वालिटीज है। समझ में आ रहा है? लेकिन इंडिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इतने भी मतलब अवेयर नहीं है, इतने भी पढ़े लिखे नहीं है कि वो अपना सिग्नेचर कर पाए या वो अपना नाम लिखना जाने। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के जो लोग हैं ज्यादातर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, लेबर्स के काम करते हैं, आपके जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वो वाला काम करते हैं। तो ये लोग ना बेसिकली अब है क्या, अब ये भी किसी के अंदर काम करते हैं। समझ में आ गया? अब उसको, इंसान को पता है कि ये बंदा जो है ना बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, और ये हर सेक्टर में होता है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जो आपका थोड़ा सीनियर पोजीशन पे है ना वो हमेशा चाह रहा है कि जो उसका जूनियर है ना वो उसको एक्सप्लॉइट करे। समझ में आ गया? ये जो चीज है ना ये हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ये हम लोगों ने पहले मतलब आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में डिस्कस किया है। फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है इकोनॉमी का जो की कॉन्सेप्ट है वहां पे भी, वहीं पे। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग दोबारा उस चीज को समझेंगे। तो जिनको नहीं है पता मैं आपको बताती हूँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली जैसे आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, एग्रीकल्चर लेबर्स हो गए, आपके जो आपके ये ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, ये जो गिग वर्कर्स हैं वो हो गए आपके, या कोई भी वर्कर आपका जो ईपीएफओ का यानी कि उसको पीएफ वगैरह नहीं मिलता, या फिर ईएसआईसी का। ईएसआईसी क्या होता है? ईएसआईसी आपको बेसिकली सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो भी वर्कर आपका इसका पार्ट नहीं है, समझ में आ रहा है, वो आपका अनऑर्गेनाइज
सेक्टर में काम कर रहा है, इस तरीके से समझो। क्लियर है ये चीज़? नाउ अब गवर्नमेंट क्या चाहती है देखो, जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो है कि कोई इंजीनियर है मान लो, ठीक है? और उसका जो बॉस है ना, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो इंजीनियर है ना, ये काफ़ी हद तक अवेयर है, पढ़ा-लिखा है, इसको पता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं जॉब तब छोड़ूँगा जब मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी। क्लियर है चीज़ नंबर 1। और दूसरी कैटेगरी के लोग क्या हैं, जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, समझ में आ गया? जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता है। अब नाम लिखना नहीं आ रहा है यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको ये लगता है कि मेरे पास कोई स्किल्स ही नहीं है, तो मुझे मज़दूरों वाला काम ही करना पड़ेगा। इस चलते अब उस इंसान से इतना ज़्यादा काम करवाया जाता है उनके सीनियर्स के द्वारा कि उसको बहुत हद तक एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब वो बंदा है उसको वो तो क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लगता है कि मुझे ऐसे ही रहना है, समझ में आ रहा है? यही मेरी लाइफ़ है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, इसी चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेके आती रहती है। एम्प्लॉयमेंट को लेके या जो लोग आपके अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, इन चीज़ों को लेके। तो वही है जो हम लोग अब समझने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले आपका ई-श्रम पोर्टल, तो ई-श्रम पोर्टल क्या है? देखो, जैसा कि मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। एक बताया मैंने आपको ईपीएफओ, ईपीएफओ का अगर शॉर्ट में पूछो तो क्या है पीएफ मिलेगा आपको, ठीक है? प्रोविडेंट फंड मिलेगा। आपकी सैलरी से कुछ-कुछ अमाउंट कटेगा ये वो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है? दूसरा है आपका ईएसआईसी, ईएसआईसी क्या होता है? आई डोंट नो आप में से आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा ये, पर जिनको नहीं है पता मैं बता देती हूँ। ईएसआईसी का जो फुल फॉर्म है ना वो होता है एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, समझ में आ गया? तो बेसिकली इंडिया में जो भी आपके अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में जो भी वर्कर्स हैं ना, उनको सोशल सिक्योरिटी प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके पास ईएसआईसी कार्ड है, तो आप ईएसआईसी के जो हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस योर स्टेट आप उनमें जाके एकदम फ्री एकदम अपना इलाज करा सकते हो, ठीक है? अब होता क्या है आपकी जो सैलरी में से कुछ अमाउंट ईएसआईसी के लिए भी कटता है, समझ में आ गया? मंथली बेसिस पे। अब वो अमाउंट कट रहा है और आप कभी भी जाओ, बड़े से बड़ा इलाज हो गया, छोटे से छोटा इलाज हो गया, वो सब आपका एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हो जाता है, ठीक है? तो ये होता है आपका ईएसआईसी और ईपीएफओ का काम। लेकिन ये होगा कब? जब आप रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है? अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में भले ही आप काम कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास आपका डेटा होना चाहिए, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप एक वर्कर हो और किसी एक अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हो, समझ में आ गया? तो ये जो ई-श्रम पोर्टल है ना, ये क्या है? एक नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स का, समझ में आ गया? इसको ना 2021 में स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, समझ में आ गया? इसका जो मेन एम है ना, वो ये है कि जो भी आपके इनफॉर्मल अनऑर्गनाइज्ड ये जो सेक्टर्स है ना, उनके वर्कर्स का एक सेंट्रल डेटाबेस हो, यानी कि गवर्नमेंट को पता रहे कि इंडिया में जो ये अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में जो लोग हैं, ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबर्स का काम कर रहे हैं, गिग वर्कर्स हैं, एग्ज़ैक्टली कर क्या रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में अवेयर रहे, ठीक है? अब होता क्या है ना, आपको ना इस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, ई-श्रम पोर्टल पे जाके और आप अपने बारे में डिटेल्स वगैरह भर दो और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो ये प्रोवाइड करता है, समझ में आ गया? अब क्या प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स लेके आती है ना वर्कर्स के लिए, कि अगर मान लो आप काम कर रहे हो और उसी टाइम आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी डेथ हो जाती है, तो उसके उस टाइम में उस इंसान को क्या-क्या बेनिफिट मिलने चाहिए, समझ में आ गया? जैसे कि अगर मान लो कोई इंजरी हो गई है बहुत भयंकर, जिससे वो उठ नहीं पा रहा है, तो उस केस में ये मिलना चाहिए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वो जो सारी चीज़ें हैं मतलब गवर्नमेंट जो भी टाइम टू टाइम स्कीम्स लेके आ रही है वर्कर्स के लिए, वो आपके ऊपर तभी एप्लीकेबल होगी जब आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, समझ में आ रहा है? तो एक तो ये हो गया। तो जैसे कि इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, समझ में आ गया? इसमें क्या है ये एक आपका ना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है कहीं पे, तो फिर उसमें गवर्नमेंट जो है वो आपको कुछ अमाउंट या किसी तरीके से आपकी हेल्प करती है, समझ में आ गया? तो ई-श्रम पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर्ड हो, तो जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्कीम्स लेके आएगी, उस स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा, समझ में आ गया? दूसरी चीज़ ये है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि पेंशन मिलना या मैटरनिटी लीव्स मिलना और अब तो पैटर्निटी लीव्स की भी बात चल रही है, वो मिलना या फिर अगर आप जॉब के दौरान ही अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हो, पैसे नहीं है, आगे पढ़ना चाहते हो, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, समझ में आ गया? तो ये जितने भी बेनिफिट होते हैं ना, वो आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं अगर आपने इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अपना कराया हो, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया 2021 में हुआ था, नेशनल डेटाबेस है। अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स का। अब यहाँ पे होता क्या है ना रजिस्ट्रेशन के बाद ना ये एक सिंगल विंडो है, यहाँ पे आधार से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आधार लिंक्ड रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन जनरेट किया जाता है, समझ में आ गया? अब ये पूरा जो है ना आपका कोऑर्डिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, समझ में आ गया?
तो बस ये था आपका ई श्रम पोर्टल। आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसके बाद है नेक्स्ट आपका नेशनल करियर सर्विस। अब ये ना एक आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेसिकली। यहाँ पे ना 2 तरीके के लोग, जिनको जॉब चाहिए, मुझे चाहिए, और जिनको जॉब पे रखना है, एम्प्लॉयर यानी कि एम्प्लॉयी अभी बना नहीं है, मतलब जॉब जिसको चाहिए, और एम्प्लॉयर जिसको जॉब पे रखना है। समझ में आ गया? तो ये दोनों कैटेगरी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है? अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो भी आपके जॉब सीकर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी मिलती है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, कई सारे ऐसे वो है, जैसे मुझे इंटर्नशाला जैसे एक था, उसमें क्या था इंटर्नशाला में, जो जिसको जॉब चाहिए और जिसको जॉब देनी है एम्प्लॉयर, वो दोनों अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते थे, वो पूरी अपनी चीज़ें बताते थे, और जो भी इंटरेस्टेड है वो उसमें अप्लाई करके कर लेते थे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका ये एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। नाउ इसका जो एम है ना, ये जो प्रोजेक्ट है ना पूरा, कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे लोगों को जॉब मिल सके, ब्ला ब्ला, ये आपका 2015 में आया था, ठीक है? ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था बेसिकली। नाउ ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, जो भी जॉब रिलेटेड सर्विसेज हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हो, अपनी जॉब पोस्टिंग के बारे में जान सकते हो, जॉब मैचिंग यानी कि आपके पास जो स्किल्स है, जैसे कि मैं वेब डेवलपर हूँ, तो मैं डालूंगी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ, और उससे रिलेटेड जिन भी लोगों को एम्प्लॉयज चाहिए, हायर करना है, उनका प्रोफाइल आएगा मेरे पास कंपनी का, मैं क्लिक करूंगी, अप्लाई करूंगी, दैट्स इट, ठीक है? अगर आपने इंटर्नशाला वगैरह का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे ऐप है, जैसे एक तो naukri.com था, कुछ ऐसे ही था। तो ये सारे जो प्लेटफ़ॉर्म थे ना, बेसिकली कुछ वैसा ही। क्लियर है ये चीज़? तो बस वही है, गवर्नमेंट की तरफ से है ये। इसके बाद है आपका कंसोलिडेशन ऑफ लेबर लॉज़। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में चल रहा है, तो देयर आर मतलब पॉसिबिलिटीज़ कि ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है? लेबर लॉ से रिलेटेड अभी काफ़ी कुछ चल रहा है। हमारी इकोनॉमी में ना 2-3 चीज़ें ध्यान रख लो आप लोग, एकदम गाँठ बाँध के, अगर आपका 2026 का अटेम्प्ट होने वाला है, तो ये वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये आपका लेबर लॉज़, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। और हम करेंगे विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन, डोंट वरी, और वहाँ भी मैं इसको बहुत अच्छे से कराऊँगी, क्योंकि ये यूपीएससी की प्रथा रही है, जो आपका करंट में चीज़ें बनी होती है, उसी से यूपीएससी पूछता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो लेबर लॉज़ आएगा। दूसरा आपको पता चला होगा कि हमारी जो रुपए की वैल्यू है, ये बहुत हद तक जो है अब डेप्रिशिएट हो गई है। अब पहले 1 डॉलर कुछ 84 रुपीज़ था, परसों से पहले तक आई थिंक, और आज की डेट में जो है 1 रुपए की वैल्यू वो 90 समथिंग पहुँच गया है, ठीक है? 1 डॉलर की वैल्यू जो है वो 90.22 रुपीज़ हो गया है, पहले 84 पॉइंट समथिंग था, ठीक है? तो रुपए की वैल्यू क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई है, ध्यान रखना। तो ये पूछेगा ही पूछेगा आपसे, इन्फ्लेशन से कैसे लिंक्ड है ये? कैसे रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, ब्ला ब्ला, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए हैं, ठीक है? बट मैं इनके ऊपर ना मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने ये इंक्लूड किए हैं, दोनों ही लेबर लॉज और ये भी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? और पहले बने भी हैं, जो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब हम मेंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो अभी आते हैं टॉपिक पे, कंसोलिडेशन ऑफ लेबर लॉस। तो देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना 1947 में, उस टाइम हमारे पास कुछ 44 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉस थे लेबर से रिलेटेड, और 100 प्लस आपके स्टेट गवर्नमेंट के लॉस थे, ठीक है, लेबर से रिलेटेड। अब एक चीज ध्यान से समझना, हमारे पास ना 3 तरीके की लिस्ट होती है। जिन्होंने पॉलिटी अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं उनको बता रही हूँ, बाकी पॉलिटी में इसको आप बहुत डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है? लेकिन अभी समझ लो, हमारे पास 3 लिस्ट होती है, ठीक है? लिस्ट 1 जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल लिस्ट, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें वो सब्जेक्ट्स मेंशन है जिसपे सिर्फ और सिर्फ कानून, लॉ बनाने का जो राइट है ना, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक है? लिस्ट 2 है हमारे पास स्टेट लिस्ट, जिसमें ना जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उन पर कानून बनाने का हक जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है, ठीक है? जैसे कि आपके प्रिजन, जेल हो गए, जेल पे सिर्फ और सिर्फ हर एक स्टेट जो है अपने हिसाब से लॉज बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है? इसके बाद है आपका लिस्ट नंबर 3, ये होता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि इसमें वो सब्जेक्ट्स लिखे हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून अपने अपने तरीके से बना सकती है, ठीक है? तो लेबर जो है ना आपका, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो लेबर से रिलेटेड आपके सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने लॉज बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लॉज बनाती है, और वो दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं। समझ में आ गया? तो इसी वजह से जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी के तुरंत बाद नहीं, मतलब धीरे धीरे जब आपका संविधान बनना शुरू हुआ, और आपका जैसे 1947 के बाद नहीं, ठीक है? आपका जैसे धीरे-धीरे हो रहा है ना, संविधान बना आपका 1950, 60, 70, 80s, ऐसे कर करके धीरे-धीरे आपके लेबर लॉज आते चले गए। फिर आपके हर एक स्टेट ने अपने-अपने तरीके से लेबर्स के ऊपर लॉ बनाने लग गए, ठीक है? तो ये जो चीज़ें थी ना,
ये टोटल आपकी 44 प्लस आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लेबर लॉज थे और 100 प्लस आपके कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लेबर लॉज थे। समझ में आ गया? अब सुनने में कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है? और ये दोनों ही लॉज डिफरेंट डिफरेंट चीज को लेके, जैसा मैंने बताया कि कितनी सैलरी मिनिमम मिलनी चाहिए लेबर्स को, जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी एनवायरनमेंट किस तरीके का रहना चाहिए, ठीक है? मतलब हर एक चीज को कवर करते हुए लॉस थे। अब हुआ क्या, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, जो ये 44 प्लस है ना जितने भी लॉज, उनको मर्ज करके ना सिर्फ और सिर्फ 4 ही तरीके के लेबर लॉज रहेंगे। क्या बोला मैंने? सिर्फ और सिर्फ 4 ही लेबर लॉज रहेंगे, ठीक है? अब हर एक स्टेट का अपना भी लॉ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 4 तो एप्लीकेबल किए ही, और स्टेट्स को ये बोला कि आपने जो ये 100 प्लस लॉज बना रखे हैं ना, इनको मर्ज करके आप ये कोशिश करो कि हमारे पास जो ये 4 लॉज है ना, इन्हीं में आप अपने पॉइंट जो है ऐड कर सको। समझ में आ गया? तो 100 प्लस जो ये लॉज है ना, इनको हटा के ये जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज लेके आई है ना, इन्हीं में एडिशन करो आप। स्टेट को ये नोटिफाई किया गया, ठीक है? तो आपका गवर्नमेंट ने ना 2020 में ये चीज डिसाइड किया कि हम ये 4 लेबर लॉज जो है लेके आएंगे। समझ में आ गया? अब कौन कौन से वो 4 लेबर लॉज हैं? सबसे पहला है कोड ऑन वेजेस 2019। समझ में आ गया? इसको 2019 में पास किया गया। दूसरा आपका द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। तीसरा है आपका द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। और चौथा है आपका द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड आपका 2020, ठीक है? तो ये जो आपके 44 प्लस थे ना, उनको मर्ज करके ये 4 लॉज हैं जो लेबर लॉज हैं आपके, ठीक है? अब ये 2025 में क्यों न्यूज में बना हुआ है? तो देखो 2020 में गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है? लेकिन ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं था अभी तक। समझ में आ गया? तो 21 नवंबर 2025 को ना सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी किया सभी स्टेट्स को, और बोला कि आपके स्टेट में जितने भी ये 100 प्लस लेबर लॉज है ना, उन सब का एक फटाफट से एक ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर करो कि किस तरीके से उन लेबर लॉज को हटा के आप लोग इन्हीं 4 में अपने पॉइंट्स को मर्ज करोगे। समझ में आ गया? या तो इन 4 में मर्ज कर दो, या तो कोई अपना सेपरेट 1 या 2 लॉज लेके आओ। इतने जो 100 प्लस है ना, इसको हटाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2025 को ये नोटिस दिया। साथ ही ये भी बोला कि अब जो स्टेट है ना, जब तक ये काम करेगी, मीनवाइल ये जो 4 है आपकी, ये चारों अब एप्लीकेबल होंगे थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है? तो अभी तक तो हमारे पास 2020 में ये आइडिया आया, ये चारों प्रिपेयर्ड हुए, बट ये एप्लीकेबल नहीं थे। लेकिन 21 नवंबर से इनको एप्लीकेबल कर दिया गया है, हर एक स्टेट में ये लागू होंगे। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को ये नोटिफाई कर दिया गया है कि आपके जो ये 100 प्लस लॉज है ना, इनको कंसोलिडेट करो आप, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करो, फटाफट से ये काम करो, और या तो एक नया लॉ लेके आओ आप लोग, या तो इन्हीं में मर्ज करो ये जो 4 है इसमें, ठीक है? तो ये बेसिकली ये 2 काम किया आपका सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2025 को, और इस वजह से लेबर लॉज आपके न्यूज़ में बने हुए थे। क्लियर है ये चीज़? अब ये चारों लेबर लॉज हैं क्या? तो अब इनको समझते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। तो सबसे पहले आपका कोड ऑन वेजेस 2019। तो ये जो है ना आपका, इसने क्या किया, जो पहले 4 कुछ लॉ थे, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, पेमेंट फॉर बोनस एक्ट एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ठीक है? इन चारों को मर्ज करके एक ये बना दिया गया कोड ऑन वेजेस 2019, ठीक है? अब ये कोड आपको बताता है कि वर्कर को कम से कम कितनी सैलरी जो है वो दी जानी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के बदले। समझ में आ गया? मतलब कि मिनिमम 10,000 है जो आपको लेबर को देने ही पड़ेंगे, या मिनिमम 20,000 है जो आपको लेबर को, ये काम अगर लेबर कर रहा है तो उसको आपको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। तो मिनिमम जो वेज अमाउंट है ना, वो आपका ये बताता है। समझ में आ गया? तो बेसिकली आपका फ्लोर वेज रेट जो है, फ्लोर वेज रेट का मतलब क्या है कि मिनिमम फ्लोर वेज रेट में ये टर्म इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये टर्म आपका इस एक्ट में यूज किया गया है, तो एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। तो फ्लोर वेज जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मिनिमम इतना अमाउंट जो है ना, वो देना ही पड़ेगा, और इस चीज को ना स्टेट कम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती स्टेट कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 बोला लेकिन हम 5,000 देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोल दिया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, तो स्टेट को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, कि सेम काम अगर कोई लड़की कर रही है और सेम काम अगर कोई लड़का कर रहा है, तो आप दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पैसे दे रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट वेजेस जो है वो दे रहे हो, नहीं। अगर वो सेम काम है तो दोनों ही जेंडर्स को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको सेम अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है? तीसरा ये है, जो सभी सेक्टर्स है ना, सभी सेक्टर्स में, मतलब बेसिकली सभी सेक्टर्स के लिए मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है। कोई भी सेक्टर छोड़ा नहीं है, हर सेक्टर का एक मिनिमम वेज जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दे दिया है। सैलरी की फिक्स्ड डेफिनेशन दे दी है, कि जैसे आपने कभी सैलरी स्लिप देखी हो, तो उसमें आपका बेसिक अलाउंस आता है, फिर आपका कुछ टीए डीए सब कुछ कटता है वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है कि आपको इस हिसाब से सैलरी देनी है।
ठीक है? तो ये था आपका कोड ऑन वेजेस एक्ट। दूसरा है आपका द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब इसने ना 3 लॉज़ को कंबाइन किया। सबसे पहला आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, दूसरा आपका ट्रेड यूनियन एक्ट और तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। अब ये जो है ना आपका ये बताता है कि वर्कर और कंपनी के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाएगा किसी भी तरीके का, तो उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाएगा? आपने अगर मूवी देखी है, आई थिंक लाडला है, अनिल कपूर की मूवी है, जिसमें होता है ना कि वो सारे मज़दूर हड़ताल पे चले जाते हैं। तो अगर आपने ये मूवी देखा हो तो वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो ये सारी अगर सिचुएशन है, तो उन सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है, ये बताता है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। समझ में आ गया? नेक्स्ट है स्ट्राइक कैसे आप लोग करोगे जो लीगल माना जाएगा, बेसिकली जो लोग हैं और लेबर्स हैं, कंपनी कैसे हायरिंग कर सकती है, कैसे फायरिंग कर सकती है, किसी को फायर करना है तो, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपका ये डिसाइड करता है, ठीक है? इसके बाद है नेक्स्ट हमारा द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इस कोड ने ना 9 लॉज को मर्ज किया आपका, जैसे कि बहुत सारे थे, मटर्निटी बेनिफिट एक्ट हो गया, ग्रेजुइटी एक्ट हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, ऐसे करके टोटल आपके 9 थे, ठीक है? तो ये जो आपका कोड है ना, ये आपको बताता है कि वर्कर्स को कौन-सी सोशल सिक्योरिटीज़ मिलनी चाहिए, जैसे कि पीएफ मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट मिलने चाहिए, ईएसआईसी वाला बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है? ग्रेजुइटी मिलना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो ये बताता है। नाम से ही पता चल रहा है आपको सोशल सिक्योरिटीज़, तो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो इसमें आ गई, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो इसने क्या किया ना, इसने आपका 13 लॉज को कंबाइन कर दिया, ठीक है? जैसे कि आपका फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, माइंस एक्ट हो गया, देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हो गया, और ऐसे ही कर करके कुछ आपका 13 लॉज थे जिसको इसने कंबाइन कर दिया। तो ये कोड आपको बताता है कि फैक्ट्री, वर्क प्लेस, माइंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गया, इनमें वर्कर की जो सेफ्टी है, ठीक है? उनकी जो हेल्थ है और जो वर्किंग कंडीशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो किस तरीके की रहनी चाहिए, कैसे मेंटेन रहनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट। अब आप पूछोगे दी इसमें जैसे जो भी लॉज़ मर्ज हुए हैं, जैसे कि इसमें मैंने बताया आपको कि 13 हुए हैं, इसमें 9 हुए हैं, सिमिलरली तो क्या वो हमें सभी याद करने पड़ेंगे? प्री में पूछ सकते हैं? तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन प्री में नहीं बनेगा, डोंट वरी, कि वो 13 लॉज़ में से पूछ लेंगे कि बताओ कौन-सा है जो इसमें मर्ज है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है? डोंट वरी फॉर दैट। तो बेसिकली ये जो 4 लॉज़ थे ना, इसको क्रिएट करने का जो एम था ना, वो बहुत सिंपल था कि ट्रांसपेरेंट रहे पूरा प्रोसीजर, मॉडर्न फ्रेमवर्क आया जाए, मॉडर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस आए जाएँ, पुराने जितने एक्ट ये बन गए हैं, उनको हटाया जाए। अब देखो, अब एक चीज़ समझो आप लोग, देखो एक तो वो लेबर है बेचारा, वो उतना पढ़ा-लिखा नहीं है, ठीक है? ऊपर से जो भी हमारे 144 प्लस लेबर लॉज़ है, वो उसको समझाना, उसके लिए ये चीज़ें समझना कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट? तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको कंसोलिडेट करके हम लोग 4 ही लेबर लॉज़ लेके आएँ, जिससे जो लेबर है बेचारा उसको भी ये चीज़ें समझ में आएँ। समझ में आ गया? तो ये था पूरा इसका वो। इसके बाद आ जाओ इधर एमजी नरेगा, इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो बेसिकली ये एक्ट क्या करता है, जो भी आपके मैनुअल अनस्किल्ड वर्क का मतलब क्या होता है? मैनुअल अनस्किल्ड यहीं पे कहीं लिखा भी होगा, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ये ऐसे काम होते हैं बेसिकली आपका, जिसके लिए आपको कोई डिग्री, कोई स्किल्स, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई कोर्स आपने किया हो, कोई डिग्री आपके पास हो, कोई क्वालिफिकेशन हो, कोई स्किल्स हो, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है? ऐसे काम जैसे मान लो आप मिट्टी उठाने का काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, वाटर कैरी करने का काम है, स्वीपिंग का, क्लीनिंग का काम है, जो गद्दे वगैरह बनाते हैं उसका काम है, या सिंपल कंस्ट्रक्शन का काम है। तो ऐसे कोई काम जिसके लिए आपको स्पेसिफिक किसी स्किल की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो ये स्कीम क्या करता है, जो भी आपके रूरल हाउस होल्ड है ना, वहां पे ये स्कीम गारंटी देता है कि वो आपको 1 साल में मिनिमम 100 दिन का काम तो दिलाएगा ही दिलाएगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली गवर्नमेंट की गारंटी है ये कि गवर्नमेंट आपको 1 साल में 100 दिन का काम तो मिनिमम देगी ही देगी। समझ में आ गया? रूरल हाउस होल्ड की बात कर रही हूँ मैं, गाँवों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? और कैसे काम है ये? अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है, आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री की नीड नहीं है। समझ में आ गया? और ये आपको 100 डेज का काम देगी ही देगी। और बाय एनी चांस अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, 100 डेज का काम गवर्नमेंट आपको नहीं दे पाती है, तो फिर आपको उन 100 डेज की जो सैलरी होती है ना, वेजेस जो होते हैं, वो दिया जाएगा 100%। समझ में आ गया? तो ये है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आई होप ये समझ में आया हो। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेस इन इकोनॉमी। बट इसको करने से पहले कमेंट सेक्शन में मेरे लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करती हूँ। तो यूजुअली क्या होता है मेरे साथ, मतलब अगर मैं 10 वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना 10 बार, तो मिनिमम 7 बार मेरे साथ ऐसा होगा ही होगा।
कभी माइक ऑन करना भूल जाऊँगी, कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाऊँगी, कभी कुछ और लिटरली 24-25 मिनट्स का रिकॉर्ड करने के बाद ये याद आया है मेरे को अभी दोबारा, ठीक है? तो मतलब क्या बोलूँ मैं अब? चलो ख़ैर कोई नहीं। का टाइप्स ऑफ बिज़नेस इन इकोनॉमी, तो बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिज़नेसेस हैं। हमने उनको किस कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रखा है, किस बेसिस पे ये है। ये सारा कुछ आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, कुछ भी नया नहीं है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो कंप्लायंस के बेसिस पे यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होते हैं, नहीं होते हैं, रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड है, इस बेसिस पे 2 तरीके की कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। ये हमेशा फॉर्मल सेक्टर के अंदर आएँगे। प्राइवेट में भी अगर नंबर ऑफ वर्कर्स मिनिमम 10 है तो फॉर्मल सेक्टर है, 10 से कम है तो इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है? सिमिलरली स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हैं। ये आप लोग एक बार रीड कर लेना, हम लोग ये ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक लेक्चर नंबर 1 में ही हमने किया था। फिर यहाँ पे आ जाओ फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर सॉरी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो है। फिर यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है वो। ये आप लोग एक बार रीड ज़रूर कर लेना और इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? तो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का इनमें से कौन सा है जो एग्जांपल है? आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट वीडियो देखी है तो आपको ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता होगा। तो आज एक काम करते हैं, आज मैं ना ये जितने भी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे और बाकी कोशिश करना आप लोग आंसर करो। बाकी मैं इसका आंसर या तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी या तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी आंसर, ठीक है? देख लेना आप लोग, लेकिन आंसर आप लोग दोगे मुझे इसका, ठीक है? इसके बाद आ जाओ, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन व्हिच सेक्टर? किस सेक्टर में पाया जाता है? नेक्स्ट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स मेनली ड्यू टू, आप बताओगे इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग सर्टेन मंथ इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो। इसके बाद, अ पर्सन वर्किंग बिलो हिज स्किल्स लेवल और वर्किंग फ्यूअर आवर्स देन डिजायर्ड इंडिकेट्स, क्या बताता है? इनमें से बताना मुझे। नेक्स्ट है, when job disappear because industries shift from labor intensive to capital intensive method it is, क्या होगा बताना मुझे। then as a next, structural unemployment arises due to, नेक्स्ट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मेजर्स, क्या मेजर करता है? देन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्लूड्स, देन 10th, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज, नेक्स्ट, लेबर फोर्स कंसिस्ट ऑफ, नेक्स्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज कंडक्टेड बाय, नेक्स्ट, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इज रिलेटेड टू, नेक्स्ट, CMIE's अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर रहता है बताना मुझे। नेक्स्ट, AQEES ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे इज कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट करता है? नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन सेट इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स? वेरी इजी, ई श्रम पोर्टल इज प्राइमरीली फॉर, किस चीज के लिए है? नेक्स्ट, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? नेक्स्ट, which of the following schemes provide 100 days of guaranteed wage employment? Next, consolidation of labor laws merged how many central laws into labor codes? ठीक है, into 4 labor codes, बताना इसका आंसर। नेक्स्ट, ईपीएफओ मेनली कवर्स, ईपीएफओ क्या कवर करता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज बेस्ट डिफाइंड एज, informal sector includes, formal sector always provides, unorganized sector is characterized by, next, which of the following correctly describes disguised unemployment? Next, structural unemployment can be reduced through, next, seasonal unemployment is highest in which sector? Disguised unemployment leads to zero marginal productivity of labor. This is true for, कौन सी इंडस्ट्री के लिए बताना मुझे। नेक्स्ट, फॉर्मल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू, बताना किसमें, ठीक है? तो बेसिकली ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे। इसका आंसर आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैं, ठीक है? तो आज ये हो गया पूरा। बेसिकली मैं अभी करा देती पर बहुत टाइम लग जाएगा और एक और लेक्चर है जो मुझे कंप्लीट करना है 25th, एटलीस्ट स्टार्ट कर दूं, ठीक है? तो आज हम लोग 25th में करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये ध्यान से सुनना मेरी बात। तो हमारे यहाँ अगर आपने पेपर उठा के देखा है सिविल सर्विसेज का, आपने देखा होगा आता है कि दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज, दिस इज पब्लिश्ड बाय, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है? तो यहाँ मेजर मेजर वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके बारे में पूछा गया है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है? ये जो टॉपिक है ना कि ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना, ये आपका सारा करंट का पार्ट है। करंट में जो भी रिपोर्ट रिलीज हुई होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में बनी होती है, उसी से रिलेटेड आता है, ठीक है? बट ये आपका थोड़ा मतलब जो रिपीट हुए हैं, जो पूछे गए हैं,
उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद ये 3 अलग-अलग बॉडीज़ हैं जिनको कवर करेंगे हम लोग, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला है आपका यूनाइटेड नेशंस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यूयॉर्क में है। इसको फाउंड किया गया था 1945 में। 193 इसके मेंबर्स हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर कहने का मतलब होता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है डे 1 से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? की फंक्शंस क्या है? तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट के लिए बात करना, क्लाइमेट चेंज पे और आपका एसडीजीज पे। एसडीजीज मतलब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उस पे काम करना, फिर पीस कीपिंग मिशंस पे काम करना। और ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। समझ में आ गया? तो ये वो रिपोर्ट्स है जो आपका यूनाइटेड नेशन जो है वो रिलीज करता है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1965 में इसको फाउंड किया गया था। इंडिया जो है वो एक्टिव पार्टनर रहा है इसके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? पॉवर्टी रिड्यूस करने पे काम करना, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ काम करना, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करना। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें आपका एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। इसके बाद है आपका वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। 1944 में इसको फाउंड किया गया था। इंस्टीट्यूशंस अंडर डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक के अंदर ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो आते हैं, जैसे कि आपका ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को ना पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देता है, यानी कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, जब उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आप फ्रीली इंडिया से बाहर जा पाओगे अपने प्रॉफिट को लेके। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बढ़े, ठीक है? फिर आपका आईसीएसआईडी, ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। फॉरेन इन्वेस्टर और जो होस्ट कंट्री है ना उसके बीच आपका इन्वेस्टमेंट को लेके कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आते हैं। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट लोन्स प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग देना, पॉवर्टी एलिवेशन करना। और अगेन ये वो रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं किए जाते हैं, इनके अलावा और रिपोर्ट्स नहीं आएंगे या इनके अलावा और रिपोर्ट्स नहीं आएंगे, डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन ये वो रिपोर्ट्स हैं जो आपके ज़्यादातर न्यूज़ में बने हुए थे, करंट अफेयर्स में थे, तो ये आपके मोटा-मोटी वो वाले रिपोर्ट्स हैं, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। 1945 में फाउंड किया गया था। 190 मेंबर्स हैं। फंक्शन क्या है? ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को असिस्ट करना, सर्विलेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी स्टेबल रहे ये मेक श्योर करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। 1995 में इसको फाउंड किया गया था। जो पहला आपका था ना जीएडबलटी, अगर आपको याद है हमने किया था ये जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, पहले ये था, तो इसको रिप्लेस करके आपका डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हुआ। बेसिकली जो भी हम लोग ट्रेड वगैरह करते हैं उसको ईजी बनाने के लिए। समझ में आ गया? इसका फंक्शन वही है, रेगुलेट करता है ग्लोबल ट्रेड को, जो भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करता है। और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेडक्वार्टर जिनीवा में है। फाउंडेड 1971 में इसको फाउंड किया गया था। फंक्शन इसका पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन फोरम, एक तो ये मेंटेन करना, और दूसरा आपका ये डिवोर्स एनुअल मीटिंग। इसका मतलब ये है, जो ये जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये साल में ना एक सबसे बड़ी मीटिंग करता है जिसमें वर्ल्ड के लीडर्स, सीईओ, साइंटिस्ट और जो बड़े-बड़े लोग होते हैं ना वो आते हैं डिस्कशन पे, जिसमें हमारा ग्लोबल इकोनॉमी, इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स, फ्यूचर जॉब एंड इंडस्ट्रीज, इन सब पे जो है ना डिस्कशन होता है, ठीक है? तो इसका नाम डेवोस इसलिए है क्योंकि ये जो है ना आपका डेवोस रीजन स्विट्जरलैंड में वहां पर होता है, ठीक है? तो उसके नाम पे ही रखा हुआ है डेवोस, ठीक है? इसके बाद ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी में है। 1972 में इसको फाउंड किया गया था। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, बायोडायवर्सिटी, इन एरियाज पे काम करता है ये, और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है।
नेक्स्ट आ जाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर रोम में है, 1945 में फाउंड किया गया था। फंक्शन क्या है? हंगर रिडक्शन, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फूड पॉलिसी, इन एरियाज पे काम करना, और ये इसके द्वारा रिलीज की गई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर का है जिनीवा, 1948 में फाउंड किया गया था। हेल्थ, डिजीज कंट्रोल, पैंडेमिक मैनेजमेंट, ये करना इसका काम है, मैनेज करना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। देन है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, ये हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 1946 में फाउंड किया गया था। ये इसके द्वारा रिलीज की गई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। देन आपका यूनेस्को, हेडक्वार्टर पेरिस में है, 1945 में फाउंड किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो यूनेस्को रिलीज करता है। देन है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनीवा, फाउंडेड 1999, और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो ये रिलीज करता है। नेक्स्ट OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर पेरिस, 1961 में फाउंड किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, हेडक्वार्टर पेरिस, फाउंडेड 1974, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो ये बॉडी रिलीज करता है। देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर वियना, फाउंडेड 1957, रिपोर्ट, ये दोनों कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये कुछ 15 ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनके बारे में ना आपको यही पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कौन-कौन सी रिपोर्ट है जो ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। अब देखो, ऐसा नहीं है एग्जाम में कि सिर्फ इन्हीं 15 ऑर्गेनाइजेशन में से आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इन 15 में से कुछ ना आए और जो आपका करंट में बना होगा उसके बारे में आ जाए, या फिर इन्हीं 15 में से आए, ठीक है। तो ये आप लोग रखना, इसके साथ-साथ एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखना, जो भी रिपोर्ट्स रिलीज हो रही है, कौन सी बॉडी है जो रिलीज कर रही है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किस साल उसको एस्टैब्लिश किया गया था, ये सारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग अपने पास रखना, ठीक है। इन 15 बॉडीज के अलावा भी हो सकता है जो कुछ आ जाए जो न्यूज़ में बना होगा। इसके बाद है आपका CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो बॉडी है ना आपकी, ये एक मतलब फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सेफ बनाता है, स्मूथ बनाता है। समझ में आ गया? ये बेसिकली आपका RBI है जो इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। इसको 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? मुंबई में। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज ध्यान से सुनो, इसका मेन रोल क्या है। तो जो भी आपके बैंकिंग, मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, ये जितने भी मार्केट के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उनको क्लियर करना और उनको सेटल करना। समझ में आ गया? वो काम किसका है? वो काम इस बॉडी का है। समझ में आ गया? जैसे मान लो, जैसे जब दो बैंक्स आपस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फॉरेक्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करते हैं आपस में, तो यहाँ पे आता है ये, ठीक है। CCIL ये बीच में आता है और ये इंश्योर करता है कि पेमेंट दोनों साइड से सिक्योर हो और डिलीवरी भी सिक्योर हो। समझ में आ गया? तो ये काम है इसका, क्लियरिंग कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो बेसिकली जो भी बैंक्स, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उनको बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो उनका सेटलमेंट जो है ना, वो ये बॉडी ये करती है। समझ में आ गया? जो फॉरेक्स ट्रेड होता है उसका सेटलमेंट ये बॉडी करती है। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपके कॉल मनी हो गया और जो भी ये होते हैं, इन सब को सेटल करने का काम, क्लियर करने का काम इसी का है। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये हर जो भी ट्रेड होता है, उसका जो भी रिस्क होता है ना, वो यही बॉडी है जो हैंडल करती है। समझ में आ गया? ये इसीलिए जरूरी है ताकि किसी भी तरीके का डिफॉल्ट जो है वो ना हो। क्लियर है ये चीज? तो ये काम है CCIL का। क्लियर है? तो ये था। तो बस यही है, एक फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है जो कि क्लियर करती है, सेटल करती है सारे ट्रांजैक्शंस को, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, मनी मार्केट से, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से, रुपी इंटरेस्ट डेरिवेटिव से, ठीक है। एम क्या है इसका? रिड्यूस करना जो भी सेटलमेंट रिस्क होगा, इंश्योर करना गारंटीड सेफ एंड स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंडिया में, ठीक है। ये जो बॉडी है ना, ये आपकी ना ही गवर्नमेंट बॉडी है और ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो, गवर्नमेंट बॉडी हम कब कहते हैं किसी कंपनी को कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है? जब उसका 51% शेयर जो है गवर्नमेंट होल्ड करती है। 51% से कम करती है तो फिर हम नहीं कह सकते उसको गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अब इस बॉडी का केस क्या है? इस बॉडी को ना SBI ओन करती है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। ICICI बैंक भी इसका पार्टनर है, HDFC बैंक भी पार्टनर है। मतलब बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज इसके पार्टनर है और बहुत प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी इसके पार्टनर है। समझ में आ गया? तो ये आपकी मिक्स्ड शेयर होल्डिंग में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों इसको होल्ड करते हैं, लेकिन किसी का मेजोरिटी स्टेक नहीं है। समझ में आ गया? गवर्नमेंट का 51% स्टेक नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ऐसे याद रखना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कब स्टैब्लिश हुआ, क्या मेजर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब इसके पार्ट है।
हेडक्वार्टर मुंबई में है, फंक्शन क्या है, सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ नबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो ये इक्का दुक्का बॉडी ना आपकी कुछ सिलेबस में लिखी हुई थी, किसी से क्वेश्चन आया था, तो ये जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स थे ना, जो एक दो रह गए थे, ये वही हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है ना, उसका डेवलपमेंट बैंक है ये, ठीक है। ये आपका एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री, जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो आपके विलेज प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको फंड करता है, प्लस उनको गाइडेंस देता है। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये जो नबार्ड है ना, ये आपका डायरेक्ट लोन नहीं देता है एग्रीकल्चर को या किसी भी चीज को, ये आपका बैंक को रीफाइनेंस देता है, मतलब बैंक को पैसा देता है ताकि वो फार्मर्स को लोन दे सके। समझ में आ गया? तो बस वही है, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 को। और ये जो है ना, ये बी शिवारमन कमेटी, इनके कहने पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। समझ में आ गया? तो वही है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, किस टाइप की बॉडी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है 100%। सिंस 2018 से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आ गया है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना। नाउ व्हाई दिस बॉडी वाज क्रिएटेड? तो बेसिकली रीफाइनेंस, जैसे मैंने आपको बताया, बैंक्स को पैसा देती है ताकि बैंक जो है फार्मर्स को लोन दे सके, ठीक है। इसका जो मेजर काम है ना लोन देने का, और फार्मर्स के लिए बेसिकली इजी हो, सारी चीजें कन्वीनियंस से हो उनके लिए, ये काम करने का ये फंक्शन है नबार्ड का, ठीक है। साथ ही जो भी आपके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है, उनको भी फंडिंग देता है नबार्ड, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखो, क्रेडिट फंक्शन यानी कि जो लोन देता है वो रीजनल रूरल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और जो आपके एमएफआईज होते हैं, इन सबको पैसा देने का काम किसका है? नबार्ड का है। एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो गरीब, लो इनकम, रूरल या इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को ना छोटे मोटे लोन दे देती है, उन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इन सबको पैसे देता है नबार्ड, ताकि ये लोग जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर सके। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी फार्मर्स को हेल्प चाहिए, लोन हो गया, जिस भी तरीके की सुविधाएं चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। फिर कुछ डेवलपमेंटल फंक्शंस भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो फाइनेंस, रूरल स्किल डेवलपमेंट, क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर, इन सारी चीजों को प्रमोट करता है। सुपरवाइजरी एक्शन, ये रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनको, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको, ठीक है। फिर है ये लास्ट है हमारा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया था आपका 1990 में। समझ में आ गया? सिडबी एक्ट 1989 के तहत। ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये आपकी स्टैट्यूटरी प्लस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब इसका ध्यान से सुनो, इसका काम क्या है। तो जो भी आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है, कंपनीज होती है, एमएसएमई, ठीक है, उनको भी लोन चाहिए होता है, राइट। तो इसको बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ ताकि ये जो है ना, जो हमारे एमएसएमई सेक्टर्स है ना, उनको लोन प्रोवाइड कर सके, उनके डेवलपमेंट की तरफ ये जो है ये काम कर सके सिडबी। समझ में आ गया? तो ये आपके जैसे नबार्ड था, एग्रीकल्चर रिलेटेड रीफाइनेंस करता था, यानी कि बैंक्स को पैसे देता था ताकि बैंक जो है फार्मर्स को लोन दे। सिमिलरली ये जो सिडबी है ना, ये भी वही करता है, रीफाइनेंस करता है बैंक्स को ताकि एमएसएमई जो सेक्टर है ना, उनको लोन दे। समझ में आ गया? बैंक्स। तो बस ये इसीलिए इसको बनाया गया, मोटा मोटी यही काम है इसका। ओनरशिप क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब इसके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, आरबीआई के पास पहले मेजॉरिटी शेयर था, अब मेजॉरिटी शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास प्लस पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होते हैं उनके पास है, ठीक है। अब इसको क्रिएट क्यों किया गया था? ताकि रीफाइनेंस कर सके हम लोग बैंक्स को, एनबीएफसीज को, ताकि वो लोग जो एमएसएमई के अंदर इस कैटेगरी में जो भी कंपनीज आती है ना, उनको लोन प्रोवाइड कर सके। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करना, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना, बेसिकली सपोर्ट करना एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को, जॉब क्रिएशन को, डेवलपमेंट करना एमएसएमई का, पॉलिसी, फाइनेंस, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। समझ में आ गया? तो ये था आपका सिडबी। आई होप ये आपको समझ में आया हो। और इसके बाद फंक्शंस क्या है इसके? सबसे पहला फाइनेंशियल फंक्शन, तो रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ताकि ये सब आपका एमएसएमईज को लोन दे सके। देन डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करता है एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल के लिए, टर्म लोन्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लोन्स, एक्सपोर्ट फाइनेंस लोन्स, बेसिकली उनको जिस भी काम के लिए लोन चाहिए वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद है डेवलपमेंटल फंक्शन, तो सपोर्ट करता है स्टार्टअप को, स्किल डेवलपमेंट को, इनोवेशन को, क्लस्टर डेवलपमेंट को,
प्रमोट करता है फंक्शंस जैसे डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, विमेन लेड एंटरप्राइजेस एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बेसिकली जो भी आपके छोटे लेवल के मतलब जो भी आपके स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको प्रमोट करने का काम है इसका, सिडबी का। ताकि क्योंकि ना जो छोटी कंपनीज होती है ना, उनको ना इजीली कमर्शियल बैंक्स ना लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि रिस्क होता है, उन्होंने अभी काम शुरू किया होता है। तो और देखो, अगर एमएसएमई छोटे लेवल के जो बिजनेसेस हैं, उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे वही बिजनेस जाके बड़े होंगे ना। और हम लोग अभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो बस इसीलिए की फंड एंड स्कीम्स मैनेज्ड बाय सिडबी। तो ये कुछ फंड्स और स्कीम्स है जो सिडबी मैनेज करता है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, इसको अंडर स्टार्टअप इंडिया 2016 के अंडर, इस स्कीम के अंडर इसको लाया गया था। सिडबी इसको मैनेज करता है। फंडिंग प्रोवाइड करता है सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। तो बेसिकली जो आपके वीसीज होते हैं, हमने पढ़ा था ना वीसीज के बारे में, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में, उनमें इन्वेस्ट करता है ताकि वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करे, ठीक है, उनको फंड देता है बेसिकली ये। फिर है आपका सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेस, फिर आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम, देन है पीएम स्वनिधि स्कीम, देन एस्पायर फंड, देन है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इंडिया एस्पिरेशन फंड। तो ये थे सारे आपके सिडबी जो भी फंड होल्ड करता है। इसको एक बार रीड कर लेना आप लोग। एक बार फटाफट से ना कंटेंट की तरफ चलते हैं। ये तो हमने आज जो भी ये पढ़ा है ना, ये आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स थे जो प्रीवियस ईयर में बने हुए थे, जो बेसिकली करंट का पार्ट है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हम लोग, अब हमारा इकोनॉमी हो गया है कंप्लीट पूरे तरीके से आज, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं रिवीजन। और देखो मैंने नोट्स भी बनाने लग गई हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, ये जो स्टाइल है पेज का और इसका, ये मतलब ये बेसिकली मैं सोच रही हूँ ब्लैक पे ना करके थोड़ा डिफरेंट करूँ जो आपका रिवीजन के लिए है। तो मुझे बताना कैसा लग रहा है ये, ठीक है। बाकी देखते हैं हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारा रिवीजन का रहने वाला है। इसके बाद हम लोग मेंस की प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कैसा लग रहा है। बाकी अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो इनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।